तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो फिर आप लोग कैसे हैं? तो आज हम फिर आप लोगों के साथ वही चैप्टर नंबर सिक्स लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वही चीज लिखेंगे फिर से जो पिछले वीडियो तक देखे थे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण प्रेरण या उत्पाद, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या उत्पाद, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, NCERT चैप्टर नंबर 6। तो इसमें हम लोग बहुत चीजें जान चुके हैं। फिर कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? हम पहुंचे थे लेंज के नियम तक पहुंच चुके थे और ये चीजें बता दिए थे कि लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यहाँ तक हो गया था। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तब पहले आप क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर पिछले वीडियो देख लीजिए। आप देख के फिर से यहाँ पर आइए तो आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आएगा। जैसे कि हमने कहा था कि 2-4 वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा वीडियो है। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत बातें हो गया था। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ऐसे ही हम बताए थे। ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन बस इंट्रोड्यूस कराए थे चुंबकीय फ्लक्स से। आज इसके बारे में जानेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है। इसका मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछ देता है, ठीक ना। ये सब रट जी हो बढ़िया रही ना, तो फिर फोन जी बजा के जब सोचब कि आहा काश रट रहती, सर बोले थे रटने के लिए, नहीं रटे थे हम, ठीक बनू। तब अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुंग गई फिर। ठीक है, अभी रट जाना, अभी रट जाना। यहाँ पर चलो, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या कहता है? चुंबकीय फ्लक्स, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। बहुत छोटा इसलिए लिख दे रहे इस पर, ठीक ना, समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेना, सब ले लेना, एकदम ले सकते हो। चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित करते हैं। फ्लक्स अनु कोनो फ्लक्स के फाई लगेगा, ठीक है ना। फाई फाई से देख के काट दी है, एक का पढ़ जाला फाई पढ़ जाला, ठीक है ना। याद रखिए फाई कह जाला के, इसे फाई द्वारा सूचित, अगर नया स्टूडेंट होगा तो कंप्रोमाइज करना, राइटिंग बढ़िया नहीं है, ठीक ना। फाई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब मान लो ऐसे तो कोनो परिभाषा एगो बस समझे के लिए परिभाषा है। अब मान लो इसको फॉर्मूला पूछ देवे तो फॉर्मूला कैसे पढ़ जी, तो फॉर्मूला खातिर अलग परिभाषा जाना जाओ, ठीक बनू। पैराग्राफ चेंज करके अर्थात गणितीय दृष्टिकोण से, ठीक बनो, गणितीय दृष्टिकोण से, गणितीय दृष्टिकोण क्या कहला हो? गणितीय दृष्टिकोण कहला, गणितीय दृष्टिकोण कहला, यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, गणितीय दृष्टिकोण कहला, गणितीय दृष्टिकोण से चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, देखना भाई गिरना मत, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, फिर पीछा छोड़े वाला नहीं खे। क्षेत्रफल सदिश चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं। विद्युत आवेशम क्षेत्र में जाके नोट्स उगाना पलटना। क्षेत्रफल सदिश क्या है? किसी क्षेत्र के लंबवत वह सदिश जिसका परिमाण क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर एवं दिशा क्षेत्र के लंबवत होता है, क्षेत्रफल सदिश कहला। जाके पलट के देखियो, ठीक बना। मान लो ये सतह है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश हाई हुई, ठीक बना, हाई हुई, हाई हुई, हाई। इसका परिमाण ए वेक्टर ए, वेक्टर ए, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है। खाली क्षेत्रफल का परिमाण, क्षेत्रफल के परिमाण अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश
एक सदिश राशि है, इसका दिशा भी होता है क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश का दिशा क्षेत्र के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। फिर समझ लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ये खास कर समझने के लिए बस चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जिससे चुंबक अपना क्षेत्र जो उत्पन्न करता है, उस समय भी बताए थे, अपना क्षेत्र उत्पन्न करेगा जितना दूर में यहाँ से निकला, इस तरह से ऐसे करके हम गलती खींच दिए, ऐसे तो निकल ही नहीं सकता है, लंबवत निकलेगा जब भी निकलेगा। तो यहाँ से निकला, ऐसे करके गया, ऐसे इस तरह से करा है। कैसे बना दिया फिगर, इतना बढ़िया बड़े फिगर बनाते हैं, आज क्यों नहीं बन रहा है? आज बुझा तो ठंडा से हमारो मिजाज झकपका गुल हुए ना हो। ठीक बा, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक ना? तो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स ना हो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इतना इतना दूर में चुंबक है, आ इसका क्षेत्र है ये वाला चुंबक। देख ले बजा जानू, देख लो बजा कि ना, देख लो बजा, पक्का एकदम देख लो बजा। तो चुंबकवा आकर्षण विकर्षण करेला कि ना? कहाँ का तक करी? हो जबा रही चुंबक, मान हेजबा चुंबक, एगो हेजबा एगो हिजबा, आ लगबा खींचे, हिती को चुंबक बा त खींच लेही। अरे ओकर क्षेत्र में रही तब जानू खींची, क्षेत्र में होके चाहिए। मतलब मान लो नजदीक लेनी, तो क्षेत्र में आगू ढा दे खींच ली। अब हाथ ना दूर बा, क्षेत्र उत्पन्न कर दे तो ना दूर में, तो कहाँ से खींची? तो क्षेत्र के मतलब क्षेत्र उत्पन्न कर ला चुंबक चारों तरफ। तो क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र का रेखा होता है, जो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है। तो इसके अंदर जाएगा तो आकर्षण विकर्षण करने लगा, अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इस समूह जो है, समूह को क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अगर इसे गणितीय दृष्टिकोण से, मतलब फॉर्मूला के लिए कहें तो कह सकते हैं, गणितीय दृष्टिकोण से चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। देखो चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित करते हैं, फाई बराबर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी होगा, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर में चले जाओ, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा क्रॉस प्रोडक्ट sin थीटा, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा क्रॉस प्रोडक्ट sin थीटा, और डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन। तो डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है ना, अदिश गुणन, अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ध्यान रखना वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। बहुत ही मशहूर फार्मूला, मशहूर फार्मूला, फाई बराबर वेक्टर बी, तोड़ेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर कहीं यदि थीटा का मान जीरो, थीटा का मान जीरो, तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर फाई बराबर बी गुना ए, चुंबकीय फ्लक्स 90 मतलब सॉरी थीटा बराबर 90 मतलब चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच क्या कोण, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और जब थीटा का मान 90 होगा तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान क्या हो जी? जीरो हो जी। क जीरो का मान जीरो ना होला, कॉस जीरो, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, कॉस जीरो का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो सबको जीरो कर देगा तो जीरो हो जाएगा 90 पर, और 1 रहेगा तो ए बी ए हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होता है, थीटा का मान अगर 90 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0। और यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, इसको 1 कर देगा, ठीक ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक ना? फाई बराबर क्या आ गया? बी ए cos थीटा, ये समीकरण एक चुंबकीय फ्लक्स का समीकरण हो जाएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स का सदिश रूप है, फाई बराबर बी डॉट ए, चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक ना? तो जल्दी से बिना देरी किए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, हम तो साइड हट जाता नहीं, ठीक बनू? जल्दी जल्दी करो लोग।
चलो हो गया ना। आगे इसका मात्रक के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रक। मात्रक को हल्का मत लेना, ठीक ना। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो पहले ये एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश गुणन है तो चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। एक इधर दिख रहा हो, एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। एसआई मात्रक का होला हो वेबर, एक एसआई मात्रक का होला वेबर होला। डब्ल्यू कहा जाला वेबर। वेबर इसका एसआई मात्रक क्या होता है वेबर। और इसका कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स। न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स, एम्पियर इनवर्स इसका एसआई मात्रक वेबर कहिए या न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स, दोनों याद रखना है। न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स, न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स या वेबर दोनों याद रखिए कि चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक वेबर होता है और न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। क्या करबो, बड़ी ठंडा लगाता है। रात की वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी 10 बज रहा है, ठीक ना। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक ना। चलो, तथा इसका सीजीएस मात्रक, तथा इसका सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल होता है, इसका सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। नीचे दिख रहा हो, इसका सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। नीचे दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, दे रहा ना, चलो ठीक है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है मैक्सवेल होता है। इसका सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। फिर से सुन लो, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका सही मात्रक वेबर न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स होता है। इसका सही मात्रक क्या होता है वेबर न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स, तथा इसका सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है मैक्सवेल होता है। तथा इसका बीमा क्या होता है तो इसका बीमा ml² T इनवर्स टू I इनवर्स होता है। ml² T इनवर्स टू I इनवर्स होता है। ml² T इनवर्स टू I इनवर्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा क्या होता है ml² T इनवर्स टू I इनवर्स होता है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ml² T इनवर्स टू I इनवर्स, ml² T इनवर्स टू I इनवर्स होता है। इसका बीमा ml² T इनवर्स टू I इनवर्स। देखो हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग का मेहनत करना जायज है। मेहनत नहीं करेगा रिजल्ट अच्छा लाओ, ठीक ना, रिजल्ट अच्छा लाओ, पढ़ो ध्यान से। हम बोल रहे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मशहूर है इसका सही मात्रक सीजीएस मात्रक और बीमा। तो तुम लोग को रट जाना चाहिए इसका सही मात्रक सीजीएस मात्रक बीमा, रट जाओ, सबसे बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक ना। और दोनों में एक संबंध होता है, एक वेबर जो होता है, एक वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। एक वेबर जो होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नोट में लिख लेना। एक वेबर जो है सही मात्रक का सीजीएस मात्रक 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। एक वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। एक वेबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये रहा आपका चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, ये रहा आपका चुंबकीय फ्लक्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए ठीक है, इसको साफ करते हैं। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बस और 1 महीना मेहनत कर दो जम के एकदम, उसके बाद देखो कुछ कहना ही नहीं है, रिजल्ट तो पूछना ही नहीं है, बस याद कर लो। तू लोग इतना जुनून से पढ़ाना, याद करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। अगर तुम लोग याद करना चाहो तो बहुत आसानी से याद कर सकते हो। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज हम कुछ 2 नंबर के लिए याद, 5 नंबर में हो सकता है कभी पूछ ले, 5 नंबर से इस चैप्टर से पूछता नहीं है, पूछा है 2 नंबर के लिए, ठीक ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम गतिक विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त करेंगे यहाँ पर, ठीक ना। गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल E, गतिक विद्युत वाहक बल
ई का समीकरण प्राप्त करेंगे। गतिक विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त करें। गतिक विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त करें। देखिए गतिक विद्युत वाहक बल का समीकरण समझिएगा ध्यान से। निकालने के लिए हम दो लोहे की पटरियां लेते हैं। फिगर को पहले ध्यान से समझ लीजिए। दो लोहे का एक पटरिया ले लिए हम। आई दोनों लोहे के पटरिया की लंबाई हम मानते हैं, टोटल लंबाई है L। जो लोहे की पटरिया लेंगे पहले एक यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा फिगर बनाते हैं अच्छे से हम, ठीक ना। चाहते हैं कि फिगर बढ़िया से बने। फिगर एगो बना। क्या बदमाशी कर रहा है बाबू, आराम से बैठो ना। एगो पटरी हो गया, यहाँ पर और एक पटरी बना ले रहे हैं। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे किससे बात कर रहे हैं। हमारे साथ में दो गो है, यहाँ पर बैठा है, मेरा सपोर्ट कर रहा है। कहीं गड़बड़ हो रहा तो उधर से सुधार रहा है। क्या कीजिएगा, शूट करने के लिए कोई चाहिए ना, तो उसी लोग को डांट रहे हैं। वो लड़ रहा है दोनों अपने में, समझे। आप ही लोग जैसा वो लोग भी है, सब पढ़ाई कर भी रहा है और देख भी रहा है यहाँ पर बैठ के। चलिए दो लोहा का पटरी बना लिए। ये पटरी की लंबाई मान लेते हैं L। पटरी की लंबाई कितना है? L है। पटरी की लंबाई L है। पटरी की लंबाई L है। पटरी की लंबाई कितना मान लिए? L। हम खुद से मान लिए कि जो भी चीज है पटरी की लंबाई कितना है L। पटरी की लंबाई L मानिए या X मानिए, जो भी ले सकते हैं, चाहे X भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पटरी की लंबाई X क्यों माने हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों पटरियों के बीच की दूरी हम L मान लेते हैं। दोनों पटरियों के बीच की डिस्टेंस जो है L दूरी पर दोनों को रखा गया है, दोनों पटरियों को। इस पर एक हम छड़ रख रहे हैं, छड़, ठीक ना। दोनों पटरियों पर एक छड़ रख रहे हैं, एक छड़ यहाँ पर रख दिए। ध्यान से समझ लीजिएगा। विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल सेल के अंदर काम करता है, अब विभवांतर सेल के बाहर काम करता है, परिपथ में, ठीक ना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यहाँ पर होगा, अंदर परिपथ में विभवांतर, विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इस अब चीज ये जो पटरिया है और इसका लंबाई टोटल x है, और ये दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितना है? L है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? L है। इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न कर रहे हैं। इसका लंबवत, लंबवत है, सीधा है, ठीक ना। तल के लंबवत, दोनों पटरियों के तल के लंबवत है, दोनों पटरियों के बीच के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B है। चुंबकीय क्षेत्र B है। चुंबकीय क्षेत्र B है। हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल का समीकरण निकालना है। गतिक विद्युत वाहक बल का समीकरण निकालना है। गतिक विद्युत वाहक बल का समीकरण निकालना है कि इसका गतिक विद्युत वाहक बल कितना होगा, ठीक ना। गतिक विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो हम क्या करते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र इस पर आरोपित कर दिए तो छड़ पर बल लगाते हैं और इस छड़ को खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसको देखते हैं, पहले इसका स्थान x डैश था, अब इसको खींचकर हम y डैश पर ला दिए, y डैश पर ला दिए। छड़ को खींच के y डैश पर ला दिए, ठीक ना। पहले यहाँ पर छड़ था, इसको खींचकर यहाँ पर ला दिए, y डैश पर ला दिए। अब और एक चीज सिस्टम इसमें लगा हुआ है, दोनों पटरियों को एक तार के मदद से जोड़ा गया है। पहले ही सब काम है आपका कर लिया गया है, तार के मदद से जोड़ा गया है। जब चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न किए तो तल के अंदर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न किया गया है। अब इन दोनों को खींच कर इधर ले जा रहे हैं, तो खींच के ले जाने में कुछ हमें बल लगाना पड़ेगा, तो बल लग रहा है। इसको खींच के इधर ले गए, छड़ को खींच के इधर लाए हैं, मतलब कुछ बल लगा है। तो बल लगाने के जब खींचे इधर बल लगाए तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब भी चुंबकीय क्षेत्र है तो ये एक छड़ है तो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा, और जब इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन, और एक चीज इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन dl हो रहा है, लंबाई में परिवर्तन dx, ये वाला x है ना, तो लंबाई में परिवर्तन कितना मान लेते हैं, dx हो रहा है। लंबाई में परिवर्तन कितना मान रहा है, तो dx लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। ये वाला अगर पूछे कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, मतलब इसको खींच के यहाँ तक लाया है तो कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है,
तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्र मतलब छड़ को x x डैश के स्थान से y y डैश ले जाने में क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन हो जाएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, हो L इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप लोगों को पता होना चाहिए, लंबाई वाला चौड़ाई वाला तो L इंटू डी एक्स हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू डी एक्स, लंबाई गुना चौड़ाई L ई वाला डी एक्स, L इंटू डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, L इंटू डी एक्स समीकरण के मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई खास नहीं है। क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, L इंटू डी एक्स हो गया। हमें क्या निकालना है, विद्युत भाग बल का समीकरण निकालना है, गतिक विद्युत भाग बल का समीकरण निकालते हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे, धीरे धीरे वेट कीजिए, ठीक ना। तो ये हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन L इंटू डी एक्स हो गया, ठीक। क्षेत्र में परिवर्तन लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं कि आखिर इसको यहां से यहां तक ला है तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा, आखिर फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, तो फ्लक्स फाई बराबर फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है BA cos थीटा। तो B तो B ही ले है, समर्थ भी है, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है B A देख लेते हैं, A का मान क्षेत्रफल सदिश B इंटू A, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश। और एक चीज, क्षेत्रफल सदिश है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्षेत्र के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र क्षेत्र के लंबवत है, और क्षेत्रफल सदिश भी क्षेत्र के लंबवत होगा। इसका क्षेत्र, ये क्षेत्र है, क्षेत्र के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होगा, तो क्षेत्र का जो परिमाण होगा इसका ये वाला क्षेत्रफल होगा, मतलब परिमाण B क्षेत्र विद्युत क्षेत्र हो गया B हो गया इसका परिमाण, और क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का परिमाण हो गया L इंटू डी एक्स। यहाँ पर कंसेप्ट समझने वाला है, cos थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र क्षेत्र के लंबवत उत्पन्न किया, पहले ही हम बताया है, तीर निशान देखिए ऊपर की ओर दिया, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे है, ये वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल इस क्षेत्र का लंबवत होगा, तो दोनों एक ही दिशा में, थीटा बराबर 0 डिग्री, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो cos 0 का मान 1 होता है, आई हो जाएगा B इंटू एल इंटू डी एक्स, यानी फाई बराबर फॉर्मूला आ गया B इंटू एल इंटू डी एक्स, B इंटू एल इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। गतिक विद्युत भाग बल निकालना है ना, गतिक विद्युत भाग बल समय के साथ परिवर्तन होगा, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, अवकलन करने पर, क्योंकि परिवर्तन कितना हो रहा है असल में समय के साथ dt समय में आखिर परिवर्तन कितना होगा, फ्लक्स में dt समय में आखिर परिवर्तन कितना होगा, क्योंकि F जो बल लगा रहे dx दूरी हटाने में dt समय के लिए F बल लग रहा है, तो आखिर dt समय में फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, तो परिवर्तन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा d फाई बटा में dt, छोटा परिवर्तन d फाई बटे dt, छोटा परिवर्तन निकालिएगा d फाई बटे dt, यहाँ पर लिख देते हैं d फाई बटे dt b इंटू एल इंटू डी एक्स बटा में dt। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हम यहाँ पर लिख दे dx बटे में dt, कुछ याद आ रहा होगा यहाँ से, काची याद आ रहा है कि d फाई बटे dt फ्लक्स में परिवर्तन विद्युत भाग बल के बराबर होता है। फराडे का दूसरा नियम क्या होता है, विद्युत भाग बल का परिमाण देता है, विद्युत भाग बल का परिमाण जो होता है, विद्युत भाग बल जो होता है फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, तो d फाई बटे dt के बराबर हो जाएगा ई, d फाई बटे dt के बराबर हो जाएगा ई। तो यहाँ पर लिखते हैं जहां d फाई बटा dt बराबर ई, d फाई बटे dt बराबर ई, और ये देखो ये क्या है, x dx दूरी है, दूरी विस्थापन है, और dt का सापेक्ष dx बटे dt विस्थापन बटे समय, बेग होला का होला, बेग भी का हो भी हो जाएगी, इसका मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना, ये तो जाहिर सी बात है, समझने वाली चीज है। d फाई बटे dt की जगह पे लिख सकी ना, तो आराम से d फाई बटे dt की जगह पे लिख देता नहीं e बराबर e, और एक चीज माइनस d फाई बटे dt बराबर e होता है, तो यहाँ पर माइनस d फाई माइनस नहीं है, तो यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे, या इस तरफ माइनस दे देंगे, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस इधर हो ही जाएगा, तो माइनस में b l और dx बटे dt की जगह पे क्या लिख देते हैं v, तो e बराबर एक फॉर्मूला निकल के आ गया, माइनस में b l v, माइनस में b l v, e बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आया, माइनस में b l v, e बराबर फॉर्मूला निकल के आया माइनस में b l v। आई जो विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है,
ये जो विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा गतिक विद्युत भाग बल है, तो इसका मान जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको ई बराबर मोड में लिखेंगे माइनस में BLV। अब मोड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव इसका सेंस निकलेगा। आई जो है समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण एक कितना, समीकरण 1 यहाँ पर होगा, हो समीकरण यहाँ पर देते हैं और समीकरण 2 यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर है समीकरण 1 2 है जी, ये वाला 3, ये वाला 4। समीकरण 3 और 4 गतिक विद्युत भाग बल का समीकरण है, लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिखते हैं। समीकरण 4 गतिक विद्युत भाग बल का समीकरण। इस समीकरण देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इधर तो इसका इस्तेमाल इधर किया है हम लोग, तो चाहे तो दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको अलग से एक हम ऐसा कुछ पहचान दे दिया जाता है जो हमेशा ध्यान में आए। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले हैं, एक स्टेप हो गया। यहाँ पर निकाले आपका चुंबकीय फ्लक्स, 2 स्टेप हो गया। ये आपका विद्युत भाग बल निकाले 3 गो, ये वाला विद्युत भाग बल का प्लस में मतलब मोड के अंदर रखे, मतलब निकलेगा तो बाहर से प्लस में जाएगा। तो ये 4 तो लिख सकते हैं समीकरण 4 गतिक विद्युत भाग बल का समीकरण है। समीकरण 4 गतिक विद्युत भाग बल का समीकरण है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका लमसम चीज है जो इससे रिलेटेड गतिक विद्युत भाग बल की चीज है, यहाँ पर हम डील कर चुके हैं। तो कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कम से कम 2 से 3 वीडियो आ सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि और हमें वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।